हेलो एवरीवन, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 1 राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है और डेली आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैं इस पर। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फिर शुरू करते हैं। नंदवंश और मौर्य वंश, इसमें बेसिकली हमारे पास छः टॉपिक दिए हुए। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश। हम ये सब ना पढ़ के, क्योंकि ये सब जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इन सबको ना पढ़ के हम सिंपल इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और मौर्य वंश। ये दो टॉपिक है जो इस बार हमारे इसमें आ रही हैं सिलेबस में। लेकिन हम हड़प्पा से मौर्य वंश पे सीधा ना जाके बेसिक सा थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ेंगे बस। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश किस वंश को ख़त्म करके मौर्य वंश आया था? तो मौर्य वंश से नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य वंश आया था। नंद वंश हमारा 344 से 321 बीसी तक था और मौर्य वंश 321 बीसी से 185 बीसी तक था। नंद वंश के जो संस्थापक थे उसको महापद्मानंद के नाम से जाना जाता है और अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई एक सभ्यता थी। जो हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो आर्य थे, उसमें हमने पढ़ा था ना हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों में आता है एक आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये वही आर्य हैं, आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था। हालांकि कई जगह से ये पता चलता है कि ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस समय ऋग्वेद का लिखा गया था। अब इसमें देखिए कि संस्कृत जो आया, ये संस्कृत वो नहीं है जो हमने 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं तक हमने जो भी संस्कृत पढ़ी है वो सब संस्कृत नहीं है। ये जो संस्कृत थी ये पराग संस्कृत थी। पराग संस्कृत हमारी संस्कृत से थोड़ी सी अलग होती है जो कि इस भाषा में लिखी जाती है। इस समय में हमारा सिर्फ ऋग्वेद स्टार्ट होता था। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आगे से। ये आ गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यताओं को वैदिक सभ्यता एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, ऋग्वेद बनाया गया था जो कि 1500 से 1000 बीसी तक है। उत्तर वैदिक काल में हमारे बचे हुए 2 वेद, अथर्ववेद और सामवेद, सॉरी ऋग्वेद, अथर्ववेद, साम, हाँ, अथर्ववेद और सामवेद की हमारी रचना करी गई थी जिसका काल 1000 से 600 बीसी माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, ये नाम आपको याद रखना है। ये नाम जो है बहुत जगह पे बार बार आएगा, आप दोबारा पढ़ते रहना। 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया गया। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि अधिकतर अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा गया है। अब जो जेम्स प्रिंसेप जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जो भारत में आके इन्होंने सभी इस पे लिपियों पे सब पे इन्होंने खोज करी, जिनसे इनको पता चला कि एक ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है, इन ज़्यादातर लिपियाँ हमारी ज़्यादातर जो भी कुछ लिखा गया था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, जिससे इनको पढ़ने में उसको समझने में थोड़ी आसानी हुई। जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिर्फ चिन्हों के माध्यम से सारा कुछ लिखा गया जिस वजह से उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा है, क्या जानकारी हड़प्पा सभ्यता से हमें मिली है, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। फिर जेम्स प्रिंसेप देखते हैं कि जो भी इनके काल में जो भी कुछ लिखा गया था उसमें एक प्रियदर्शी नाम का एक शब्द बहुत यूज हुआ है जिसका नाम था अर्थार्थ मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी एक ऐसा मनोहर राजा जो हर किसी को पसंद आ जाए। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। उस समय में जो सबसे प्रसिद्ध यानी जो फेमस जो था मोस्ट सबसे ज़्यादा, उसका नाम अशोक था। अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र। अब अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र ये आप हम सभी जानते हैं, और ज़्यादातर जिनको नहीं पता मैं उनको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। ये इनको कहते हैं अभिलेख। अगर आप अभी भी किसी भी पुराने मंदिर में जाओ जो हमसे मतलब बहुत पुराना या प्राचीनतम मंदिर हो, उसमें अगर हम जाएं तो कई कई जगह पे हमें ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। अभिलेख जो होते हैं
ये पत्थर के ऊपर या किसी पट्टी, लोहे की पट्टी के ऊपर खोद के, यानी कि जैसे अभी मान लो कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर कारीगर ने छेनी हथौड़े से खोद खोद के कुछ लिखा, तो उसको अभिलेख कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पत्थर धातु, एक मिनट, पत्थर धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। जो भी व्यक्ति अभिलेख को बनवाते थे, उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनकी विचारों को लिखा जाता था। मतलब वहाँ का भी कोई, मान लीजिए कोई राजा है वहाँ का, जैसे अशोक ही था, अशोक को वहाँ का राजा मानते जैसे कि, तो अशोक ने उस जगह में क्या क्या करवाया, क्या वो उसका शासनकाल कैसा था, वो क्या कार्य करते थे, वहाँ का फेमस क्या था, मतलब बहुत सारी जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिल जाती है। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। कि अभी इन्होंने कोई दान कर दिया, एक मंदिर के अंदर लाख रुपए दे दिए, वही ये मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लाख रुपए दिए, तो इस तरीके का वो ब्याज जो अपना मतलब हिसाब रखने के लिए इनको ऊपर लिखा जाता था। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। मतलब अभी कोई इन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर कह दिया, अभी इन्होंने कोई अभिलेख लिखा, तो उस अभिलेख के ऊपर तारीख भी लिखी गई है कि आज ये बना है। जैसे कि आज 16 जनवरी है या 17 फरवरी है, आज की तारीख में जो बना है, तो उसके ऊपर डेट भी लिखी मिली, जिससे हमें उसका और सटीक पता चल जाता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी, मतलब उस टाइम में जो बोली जाती थी, जो लोकल लैंग्वेज जो थी, जैसे हमारी हिंदी है, उस तरीके की लोकल लैंग्वेज उनकी जो थी प्राकृत थी। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी अभिलेखों में मिले हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभी अगर आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन, तो यही आ गया कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। पत्थरों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर जहाँ पे उकेर के लिखा गया हो, या अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, और अब कुछ पत्थरों के ऊपर कुछ गोद के लिखा है, तो उसको अभिलेख कहा जाएगा। जनपद और महाजनपद, अब इस चैप्टर के अंदर आता है, ये टॉपिक सबसे मेन है, आपको जो ध्यान में रखना है इसको बहुत अच्छे से। जनपद और महाजनपद हमने पढ़ा है इसमें कि 16 जनपदें हमने पढ़ी है, मगध, कौशल, ये ऐसा करके, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। जनपद, जनपद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस पद। जन मतलब जनता, पद मतलब पैर, अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाए, ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग निवास करते हैं। यानी कोई ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर लोग रहते हैं, वो खाली इलाका नहीं है। महाजनपद लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। 2500 साल पहले क्या था, कई सारे जो जनपद थे, उन महाजनपद में से कई जनपदों को बहुत खास मान लिया गया, इन्हें महाजनपद कहा गया, जो कि हमारे 16 थे। हम 16 के 16 आगे पढ़ेंगे भी। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना तथा नौकरशाही द्वारा किया जाता था। अभी अभी मान लीजिए ये एक जनपद है, इसकी एक राजधानी होती है, राजधानी को चारों तरफ से किले बंद किया जाता है। किले जो बंदी होती है, उसको रख रखाव के लिए सैनिक और नौकरशाहियों द्वारा उसको सिक्योरिटी दी जाती थी। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। अब मान लीजिए 16 है, 16 में से कोई 2 है, 2 नहीं, 16 में से हम मान लेते हैं कि 14 जो जनपद थे उनके ऊपर राजाओं का शासन था। जो बचे हुए जो 2 जनपद जो हैं, उनके अंदर हम मान लेते हैं गण और संघ का शासन था। तो आपको जानना जरूरी है, गण और ये संघ जो है ये होते कौन है। गण और संघ जो होते हैं, गण और संघ उनको कहा जाता है जिसमें कोई राजा नहीं होता, लेकिन एक लोगों का बड़ा सा समूह उस शहर में या नगर में शासन करता है। गण, गण शब्द का प्रयोग गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है, तथा संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। कोई संगठन या सभा होगी, उसके लिए संघ, और कई सदस्य जहाँ पे शासन एक साथ करते हैं, उसके लिए गण। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जो बौद्ध और जैन के जो ग्रंथ लिखे गए थे,
उनके अंदर भी ये हमें 16 महाजनपदें मिलती है। जो 16 महाजनपदें कौन सी हैं? मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती आदि। इनमें से मतलब ये अभी मैंने सिर्फ कुछ ही लिखी है, सात सात महाजनपदें लिखी जो कि बहुत खास थी। बाकी भी हैंगी 16 जनपदें इसी तरह। इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध थे और जो महावीर थे, महावीर जो थे जैन जैन धर्म के थे और गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के थे, ये भी इन्हीं गणों से संबंधित हैं। अब इसके अंदर देखिए, इस मैप में आपको मैंने दिखा रखा है, ये देख थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस मैप के अंदर आपको सारे के सारे स्टेट मैंने लिख रखे, मतलब जितनी वो थी राजधानी 16 महाजनपदें: अवंती, वेदी, वत्स, काशी, मत्स्य, वज्जी, अंग, मगध, पांचाल, कुरु, शूरसेन, मत्स्य आदि। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल। हाँ, ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 15 साल से 10 साल से आपके क्वेश्चनों में आता ही आता है। अगर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल कैसे माना जाता है। अब इसको परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है समझते हैं। आरंभिक राज्यों का उदय, इसमें एक तो कई राज्यों का उदय था, जैसे अभी 16 महाजनपदें बनी थी तो 16 राज्य तो ऐसे ही बन गए। फिर नगरों का उदय होने लग गया, जब महाजनपद जनपद बसने लग गए तो उसके अंदर लोग भी बसेंगे, 16 नगर बन गए। लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहा आपके टाइम में लोहे का प्रयोग होने लग गया, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता लोहे के बारे में नहीं जान सकी थी, न लोहा उनको मिला था उस टाइम। इसमें अब लोहे का प्रयोग होने लग गया। सिक्कों का विकास होने लग गया। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होने लग गया। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना होने लग गई। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। अब जो ब्राह्मणों का जो था, ब्राह्मणों ने लिखा था कि सिर्फ जो क्षत्रिय जो होगा, शस्त्री लिख दिया, शास्त्री जो होगा, एक मिनट सॉरी, क्षत्रिय जो होगा, क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। राजा का काम किसानों, व्यापारी तथा शिल्पकार से कर तथा भेंट वसूलना है। और धीरे धीरे कुछ राजा अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे। अब जो इनका जो था, शास्त्रों के हिसाब से जो था, क्षत्रिय ही जो है वो ही सिर्फ राजा बन सकता है, इसके अलावा किसी और को राजा बनने का अधिकार नहीं था। राजा क्या करता है? राजा व्यापारी जो भी लोग व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, ये जो भी कुछ भी करते हैं, उन लोगों से इसका कर लेना, भेंट वसूलने का काम था। इसके आगे धीरे धीरे कई राजा जो थे, कई राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे, यानी कई अपनी सिक्योरिटी बनाने लग गए। 16 महाजनपदों का प्रथम मगध। अब इसमें आता है, ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करना। मैं बहुत 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 बारीकी से आपको नहीं समझाऊंगा, मतलब इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग आसानी से समझ जाए, अपनी तरफ से बना के उसको लिख सकें। इसमें आता है मगध। मगध सबसे खास राज्य क्यों है? मगध एक तो बिहार राज्य में स्थित था। मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इससे शक्तिशाली होने के कारण पीछे कई कारण थे, जैसे उपजाऊ भूमि, जिससे अच्छी फसल होती थी। एक पॉइंट ये बन गया आपका इसके शक्तिशाली होने का। दूसरा पॉइंट, लोहे की खदानें उपलब्ध थी। लब लोहे की खदान है तो लोहे से औजार बनेंगे, हथियार बनेंगे, उन सबको बेचा जा सकता है, सामान बनाएंगे, बहुत कुछ व्यापार इनका खुल गया। लोहे से औजार तथा हथियार बनाना आसान भी था और ज़्यादा टाइम चलता भी था। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। अब हाथी उपलब्ध है भाई, हाथी से क्या करना देना नहीं। हाथी लेकिन उस टाइम जो है युद्धों में और सेना के लिए प्रयोग किए जाते थे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। प्रारंभ में राजगाह का मगध की राजधानी माना था। जो पहले जो मगध था उसमें राजगाह जो जगह था उसको उसकी राजधानी माना जाता था, लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। दैट्स इट गाइस, हमारा आज की वीडियो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में कल आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको समझ में आया अच्छे से, मतलब थोड़ा भी अगर आपको रिवाइज हो तो एक लाइक
और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।